नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मीनाक्षी नेगी, राजनीति विज्ञान विभाग पीएनजी पीजी कॉलेज रामनगर नैनीताल से। आज हम अध्ययन करते हैं प्रभु सत्ता सॉवरेनिटी का। यह जो शब्द है वो राजनीतिक सिद्धांत के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। पिछले जो हमने एक लेक्चर देखा था कि राज्य के अंग, जिसमें हमने राज्य के 4 तत्वों के बाद 4 अंगों की बात की थी: भूमि, जनसंख्या, शासन और प्रभु सत्ता। जो प्रभु सत्ता तत्व है वो अपना महत्वपूर्ण और एक बहुत अनिवार्य स्थान उसमें रखता है राज्य के अंगों में। यूनान के विचारक इस शब्द से परिचित नहीं थे। हम इस तथ्य को देख सकते हैं कि अरस्तु ने राज्य की सर्वोच्च शक्ति पदबंध का प्रयोग भिन्न अर्थ में किया। मध्य युग में विदों और धर्माचार्यों व अन्य लेखकों ने राज्य की सर्वोच्च शक्ति अथवा राज्य की परम सत्ता जैसी शब्दावली का प्रयोग अपने अलग अलग अर्थ में किया। जब हम प्रभु सत्ता शब्द के बारे में बातें करते हैं तो इस शब्द का प्रयोग करने और इसे परिभाषित करने का श्रेय फ्रांस के जीन बोदान को जाता है, जिन्होंने 1576 में अपनी एक पुस्तक प्रकाशित की, 6 बुक्स ऑन द रिपब्लिक में एक फ्रेंच शब्द सोवरेनिटी का प्रयोग उन्होंने किया, जिसका अंग्रेजी समानार्थक शब्द सोवरेनिटी है। उसके शब्दों में प्रभु सत्ता नागरिकों तथा प्रजाजनों पर राज्य की सर्वोच्च शक्ति है जो कानून के नियंत्रण से परे है। जब हम प्रभु सत्ता या शक्ति की बात हम करते हैं तो 2 अर्थों में इसकी बात की जाती है, या 2 इसके आयाम हैं, आंतरिक व बाह्य। आंतरिक क्षेत्र में प्रभु सत्ता के विचार का अर्थ है कि राज्य अपने आंतरिक क्षेत्र में शांति और व्यवस्था बनाने के लिए या राज्य के अंदर नियंत्रण करने के लिए एक सर्वोच्च शक्ति अपने पास रखता है। सभी लोग उसके संघ राज्य के नियंत्रण के अधीन हैं। स्पष्ट शब्दों में प्रभु सत्ता अपने अधीन संपूर्ण प्रदेश के लिए कानून बनाने तथा उसे लागू करने के बारे में राज्य की शक्ति की द्योतक है। दूसरी जो इसका आयाम है, दूसरा जो इसका पक्ष हम देखते हैं कि बाह्य क्षेत्र में प्रभु सत्ता। बाह्य क्षेत्र में प्रभु सत्ता के विचार का निहितार्थ राज्य का किसी विदेशी आधिपत्य अथवा नियंत्रण से मुक्त होना। ठीक है, भारत में जो ये प्रभु सत्ता शक्ति आई तो जब भारत आज़ाद हुआ तब से यह जो चौथा अनिवार्य तत्व भारत में आया, तो 15 अगस्त सन 1947 से पूर्व यह शक्ति इसमें नहीं थी। अधीनस्थ जातियों को राज्य नहीं कहा जा सकता क्योंकि उन्हें किसी अन्य राज्य की इच्छा के अनुसार रहना एवं कार्य करना पड़ता था। तो 15 अगस्त 1947 से पूर्व भारत एक क्या था, केवल उपनिवेश मात्र था और ब्रिटेन का। अब हम देखते हैं प्रभु सत्ता की विशेषताएं। प्रभु सत्ता की विशेषताओं में सबसे पहले आता है सर्वोच्चता। राज्य की सत्ता सर्वोच्च एवं अनियंत्रित है। यह शक्ति अपनी इच्छा के निर्माण, अभिव्यक्ति एवं उसे साकार करने में कोई प्रतिबंध स्वीकार नहीं करती। यदि इसको कानून के रूप में प्रस्तुत किया जाए तो यह कहा जा सकता है कि राज्य किसी कानून का निर्माण तथा उसे लागू कर सकता है जो सभी व्यक्तियों पर लागू होती है। कोई अन्य सत्ता नहीं हो सकती जो राज्य के कानून को रद्द अथवा निरस्त कर सके। यह दूसरी बात है कि राज्य अपने संविधान में अथवा किसी अंतर्राष्ट्रीय संधि या समझौते के पाठ में सुनिश्चित स्वयं आरोपित प्रतिबंधों की दुहाई देकर किसी क्षेत्र में अपने लिए कार्य करना निश्चित कर दे। सर हेनरी मैन ने राज्य प्रभु की शक्ति को सीमित करने वाले महत्वपूर्ण घटकों में सामाजिक प्रथाओं तथा परंपराओं का उल्लेख किया है। लॉस्की का विचार है, विशुद्ध वैधानिक शब्दावली में इसका यह निहितार्थ है कि व्यवहार में वैधानिक दृष्टि से असीमित शक्ति ऐसी बन जाती है जिसका प्रयोग उस दशा में किया जाता है जिससे प्रत्येक पीढ़ी सुपरिचित होती है। अगला हम देखते हैं सर्वजनीयता। ठीक है, सर्वव्यापकता की हम बात करते हैं तो राज्य की जो सर्वोच्च शक्ति है वह राज्य का जितना भूक्षेत्र होगा वहाँ तक उसकी व्यापकता रहती है। किसकी? प्रभु सत्ता शक्ति की। हम ये कह सकते हैं कि यह प्रावधान दूतावासों, वाणिज्य दूतालयों व राजदूतों पर लागू नहीं होता जहां किसी अन्य देश का कानून लागू होता है। ठीक है, अब जैसे कि हमारे देश के कोई दूत दूसरे देश में रह रहे हों या दूसरे देश में जो हमारे दूतावास होंगे वहां पर यह लागू नहीं होगा। अगला हम देखते हैं तीसरा जो है इसमें स्थायित्व है। प्रभु सत्ता राज्य की स्थायी विशेषता है। प्रभु सत्ता का धारक मर सकता है परंतु राज्य की सत्ता बनी रह सकती है जो उत्तराधिकारी के पक्ष में हस्तांतरित हो जाती है। ठीक है, अब जिस पर प्रभु सत्ता, जैसे किसी देश का राष्ट्रपति है या प्रधानमंत्री है, वह अपने पद से हट सकता है या मृत्यु उसकी हो सकती है, लेकिन राज्य की, देश की प्रभु सत्ता शक्ति क्या होगी? स्थायी होगी, वह कभी नहीं मरेगी। अगर वो मरती है तो राज्य का अस्तित्व समाप्त हो
हो जाएगा। राज्य अपनी प्रभुसत्ता से तभी वंचित हो सकता है जब कोई अन्य राज्यों से प्राचित कर उसे दास बना ले या उसे उपनिवेश बना ले। इसीलिए अंग्रेज लोगों का राष्ट्रगान है, ईश्वर राजा को सुरक्षित रखे। राजा शब्द राज्य के प्रमुख के रूप में नश्वर व्यक्ति तथा राज्य की सर्वोच्च शक्ति के रूप में अमर सत्ता दोनों का द्योतक है। यह उसकी विख्यात उक्ति राजा की मृत्यु हो गई, राजा अमर रहे, ठीक है, इससे भी व्यक्त होता है। इसका निहितार्थ है कि किसी धारक की मृत्यु होने अथवा अस्थायी रूप से उसके इससे वंचित हो जाने से राज्य की पुनर्व्यवस्था से प्रभुसत्ता समाप्त नहीं होती है, ठीक है। जो राज्य का प्रमुख है वह भले ही मर सकता है, लेकिन जो प्रभुसत्ता शक्ति है वह कभी समाप्त नहीं होगी। यह तभी समाप्त होगी जब कोई देश किसी अन्य देश का गुलाम बन सकता है। चौथा हम देखते हैं अधेयता। राज्य की इस अनिवार्य विशेषता को हस्तांतरित नहीं किया जा सकता, किसी दूसरे को नहीं दिया जा सकता। प्रभुसत्ता राज्य के व्यक्तित्व का प्राण तत्व है, ठीक है। जिस प्रकार से आत्मा क्या है, किसी भी मनुष्य के लिए एक प्राण तत्व के रूप में है, तो उसी तरीके से प्रभुसत्ता भी क्या है, एक प्राण तत्व है। इसको हम किसी को कोई भी राज्य किसी को नहीं दे सकता। जब किसी शासक का निधन हो जाता है तो उसका पद उसके उत्तराधिकारी को दिया जाता है, या उसका आशय है कि शासन में परिवर्तन तो होता है, लेकिन जो प्रभुसत्ता शक्ति है वह क्या होती है, स्थायी रहती है। यह बात अलग है कि कोई राज्य किसी स्वैच्छिक अथवा अनिच्छापूर्ण समझौते के अंतर्गत अपने प्रदेश का कोई भाग किसी अन्य राज्य को दे दे, परंतु ऐसे किसी कृत्य का अभिप्राय अपने संपूर्ण प्रभुसत्ता का समर्पण करना नहीं है। लॉयबर का कहना है कि प्रभुसत्ता को उसी तरीके से हस्तांतरित नहीं किया जा सकता जैसे वृक्ष को उसके अंकुरित होने के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता, अथवा मानव आत्मविनाश के बिना अपना जीवन या व्यक्तित्व किसी अन्य को हस्तांतरित नहीं कर सकता, उसी तरीके से प्रभुसत्ता शक्ति भी हस्तांतरित नहीं हो सकती है। अगला हम देखते हैं अविभाज्यता। जिस तरीके से हम यह स्थायी है, प्रभुसत्ता शक्ति अदेय है, दूसरे को दे नहीं सकते, उसी तरीके से यह अविभाज्य है, इसको विभाजित नहीं किया जा सकता। तो राज्य की सार्वजनिक शक्ति को विभाजित नहीं किया जा सकता। राज्य की अपनी इच्छा होती है जिसे अनेक इच्छाओं में नहीं बांटा जा सकता। इस दिशा में हॉब्स, रूसो, हीगल तथा ऑस्टिन का मत बहुत स्पष्ट है, इसलिए उन्हें एकलवादी कहा जाता है। केल्हान का कहना है प्रभुसत्ता एक समग्र वस्तु है, इसे विभाजित करना, इसे नष्ट करना है। राज्य में यह सर्वोच्च शक्ति है और शायद हम अर्धवृत्त या अर्ध त्रिकोण की तरह अर्ध प्रभुसत्ता की बात नहीं करते। कभी कभी कठिनाई पैदा हो सकती है जब हम संघीय व्यवस्था का गलत अर्थ लगाकर उसे प्रभुसत्ता के विभाजन पर आधारित मान लेते हैं। एकात्मक व्यवस्था से भिन्न संघात्मक व्यवस्था में शासन की शक्तियाँ एक और सरकार और दूसरी ओर क्षेत्रीय सरकारों के बीच विभाजित होती है, परंतु ऐसी व्याख्या इस महत्वपूर्ण विचार को ध्यान में रखते हुए करनी चाहिए कि संघीय व्यवस्था शासन संबंधी शक्तियों न कि राज्य की प्रभुसत्ता के विभाजन के सिद्धांत पर आधारित है। तो इससे विदित है कि प्रभुसत्ता राज्य की अनन्य, सर्वव्यापी, अदेय तथा अविभाज्य शक्ति है। बहुलादि राज्य की प्रभुसत्ता की अविभाज्यता की विशेषता का कुछ तर्कों के आधार पर खंडन करते हैं, जिसका उल्लेख हम आगे के अध्याय में, आगे के लेक्चर में करेंगे। इसी के साथ आज का लेक्चर समाप्त होता है। धन्यवाद।